आज का विषय है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपके दिमाग में घुस जाएगा कि एन एपोलॉजी ऑफ फॉर पोइट्री क्या है। और हाँ, इसको लिखा था सर फिलिप सिडनी ने, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जैसे कि कोई जेआरएफ वाला बंदा पढ़ता है, डिटेल में चीज़ों को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं देर ना करते हुए। टू विच कंटेम्प्रेरी क्रिटिक्स वर्क वॉज फिलिप सिडनीज एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री डायरेक्ट रेस्पॉन्स? तो किसके प्रति एक रेस्पॉन्स था जिस वजह से उन्होंने इस वर्क को लिखा, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री? तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ऑप्शन ए है रॉजर एस चैम्प्स द स्कूल मास्टर, ऑप्शन बी स्टीफन गॉसन्स द स्कूल ऑफ अब्यूज, ऑप्शन सी विलियम टिंडल्स द ओबीडियंस ऑफ अ क्रिश्चियन मैन, ऑप्शन डी थॉमस कैम्पियंस ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी। तो सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? आप लोग पहले अंदाज़ा लगाइए, फिर जवाब तो मैं दे ही रहा हूँ। तो ऑप्शन है इसका सही बी, स्टीफन गॉसन का लिखा हुआ था द स्कूल ऑफ अब्यूज़। इसको उन्होंने लिखा था 1579 में। ठीक है, ये एक ऐसे बंदे थे जो प्लेटो को फॉलो करते थे। तो प्लेटो ने कहीं ना कहीं अपने वर्क में मेंशन किया था कि पोइट्स को राज्य से निकाल देना चाहिए, रिपब्लिक से निकाल देना चाहिए था। वो उन्हीं को डायरेक्ट फॉलो कर रहे थे और एक किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है द स्कूल ऑफ अब्यूज़। और वहाँ पे अब्यूज़ किसे कर रहे हैं? पोइट्स को अब्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का मामला है। अभी आते हैं रॉजर एस्चिम कौन है? ये द स्कूल मास्टर उन्होंने लिखा था। ये उनके मृत्यु के बाद लिखा गया, 1570 में लिखा गया। ठीक है, पॉस्ट्यूमसली। ये ऑन एजुकेशन था, इनका जो टॉपिक था। ये ऐसा कोई विरोध नहीं कर रहे थे कवियों का, मगर ये एक ऐसा वर्क था जो एजुकेशन पे बेस्ड था। हाँ, तो मैं विलियम टिंडल के बारे में बाद में बता रहा हूँ, इनके बारे में बता देता हूँ। इनका नाम है थॉमस कैम्पियन। ठीक है, तो थॉमस कैम्पियन ने जो लिखा था अपना वर्क, उसमें वो ये मेंशन करना चाहते थे कि जो कवि होते हैं वो लोग इस तरह के राइम बनाने के लिए कुछ चाइल्डिश चीज़ लिखते हैं जो सही नहीं है उनके तौर पे। वो क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं म्यूज़िक को। ठीक है, रिदम डाल के बिगाड़ देते हैं और ज़बरदस्ती कुछ एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ ही किया था, बट नॉट लाइक स्टीफन गॉसन। अब आते हैं विलियम टिंडल। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है। विलियम टिंडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। क्योंकि इन्होंने एडवोकेट किया था इस वर्क में। अगर इस वर्क की बात करें, द ओबीडियंस ऑफ अ क्रिश्चियन मैन, इस वर्क में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सपोर्ट किया डिवाइन राइट ऑफ किंग को। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं कि ये एक ऐसे बंदे थे जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के साथ जुड़े हुए थे। वो एक लीडिंग फिगर थे। ठीक है, साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये एक बढ़िया स्कॉलर और लिंग्विस्ट थे। किस चीज़ के? बाइबल के। ठीक है, बिब्लिकल स्कॉलर थे और लिंग्विस्ट थे। उन्होंने बाइबल को अंग्रेज़ी में अनुवाद किया, मतलब मोस्ट ऑफ द बाइबल उन्होंने कर लिया था। पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए थे, बट उनकी हत्या हो जाती है 1536 में। 1536 में उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। किनको? विलियम टिंडल को एग्जीक्यूट किया जाता है। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने बाइबल को अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था। और कहाँ? इंग्लैंड में। मगर उन्हें नहीं मारा जा रहा है, उन्हें नीदरलैंड में मारा जा रहा है। इंग्लैंड में तो भाई प्रोटेस्टेंट लोग आगे बढ़ गए थे, उनका पावर बढ़ रहा था। बट दूसरी तरफ जो बाकी देश थे जैसे जर्मनी, नीदरलैंड, तो नीदरलैंड में उनको एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, मतलब राजा उन्हें बचा नहीं पाए, वो राज्य के बाहर थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में और ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, रुकिए थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लूँ मैं। तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सिडनी आर्ग्यूज दैट द पोएट इज सुपीरियर टू द हिस्टोरियन बिकॉज, पोएट सुपीरियर है हिस्टोरियन से बिकॉज द हिस्टोरियन इज ट्राई, कोशिश करता है इतिहासकार, द पार्टिकुलर ट्रूथ ऑफ थिंग्स। तो ये एक उनका फ्रेज है, द पार्टिकुलर ट्रूथ ऑफ थिंग्स,
वेयर एज द पोइट डिलीवर, हिस्टोरियन ये काम करते हैं, ट्रुथ को निकाल के लाते हैं, सिर्फ केवल ट्रुथ को बाहर निकाल रहे हैं इतिहास से। तो कवि क्या करते हैं? कवि क्या करते हैं? ऑप्शन ए, स्ट्रिक्टली क्रोनोलॉजिकली नरेटिव्स। ऑप्शन बी, फिलोसॉफिकल एब्स्ट्रैक्शंस ओनली। ऑप्शन सी, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर। ऑप्शन डी, द आइडियल और गोल्डन वर्ल्ड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन डी है, द आइडियल और गोल्डन वर्ल्ड। ठीक है, इससे वो क्या कहना चाहते हैं? सिडनी फेमसली स्टेट्स दैट नेचर्स वर्ल्ड इज ब्रजन, मतलब पीतल का है, पूरा जो नेचुरल वर्ल्ड है वो पीतल से बना हुआ है। बट द पोइट्स डिलीवर अ गोल्डन वन बाय इम्प्रूविंग अपॉन रियलिटी, मतलब ये है कि जो पोएट होते हैं वो उसको सोने में तब्दील करते हैं, उस ब्रोंज को दुनिया पीतल दी, ठीक है, वो वाला बात हो रहा है। बट कवि चीज़ों को सोने का बना देते हैं, इसीलिए उन्होंने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया था, द आइडियल और गोल्डन वर्ल्ड। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्या पूछा गया है देखते हैं। पूछा जा रहा है, व्हाट डज सिडनी आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी एंड, ब्रैकेट में, पर्पस ऑफ पोएट्री, मतलब सीधी सीधी बात, पर्पस ऑफ पोएट्री क्या है सिडनी के हिसाब से। तो ऑप्शन आपके पास है, टू डॉक्यूमेंट नेशनल हिस्ट्री, टू डॉक्यूमेंट नेशनल हिस्ट्री, ये आपको अगर लग रहा है तो गलत होगा। ऑप्शन बी है, टू मिरर द करप्शन ऑफ सोसाइटी, हो सकता है। ऑप्शन सी है, टू प्रोवाइड प्योर एस्थेटिक एस्केप, अटपटा सा तो थोड़ा बहुत है, एस्केप का बात हो रहा है। ऑप्शन डी है, टू टीच एंड डिलाइट, तो सही आंसर यही है, टू टीच एंड डिलाइट, पर्पस ऑफ पोएट्री टीच एंड डिलाइट। हाँ, मगर मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि ये पहली बार फिलिप सिडनी नहीं कह रहे हैं, इससे पहले भी जो होरेस थे, होरेस, उन्होंने अपने द आर्ट ऑफ पोइट्री, जिसको हम आर्स पोइटिका भी कहते हैं, उसके अंदर भी उन्होंने यही चीज़ को कहा था कि जो यहाँ पे फिलिप सिडनी कह रहे हैं। ठीक है, फिलिप सिडनी का ये भी कहना था कि इंसान जो है वो पोएट्री के द्वारा वर्चुअस एक्शन करना सीखेगा थ्रू प्लेजर, मतलब पढ़ेगा भी, मज़ा भी लेगा और अच्छा इंसान भी बनेगा, केवल अच्छा ही नहीं, मोरली स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में, सिडनी डिफेंस द पोएट यूजिंग द ग्रीक वर्ड पोएटिस, उन्होंने पोएटिस वर्ड का इस्तेमाल किया, विच लिटरली मीन्स, इसका लिटरल मीनिंग क्या है। ठीक है, मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है इस शब्द का पोएटिस से। तो ऑप्शन है अ मेकर, ऑप्शन बी है एन इमिटेटर, ऑप्शन सी है अ प्रॉफिट, ऑप्शन डी है अ सिंगर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, सही जवाब है इसका ए, अ मेकर। मेकर का मतलब एक आर्टिस्ट भी हम कह सकते हैं। सिडनी एम्फसाइज कर रहे थे कि अदर जो आर्टिस्ट होते हैं उनसे बेटर जो होता है वो एक पोएट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को क्या करता है, तैयार करता है। उनका एक मैं किताब से एक लाइन उठा रहा हूँ, poet as a creator who doesn't just copy the world but builds a new better world to teach and delight the reader। ये एक लाइन है, मैंने आर्ट्स पोइटिका में से जब मैं बुक को पढ़ रहा था तब वहाँ पे ये लिखा हुआ था। ठीक है, कि जो पोएट है वो क्रिएटर होता है, डजंट जस्ट कॉपी द वर्ल्ड, वो सिर्फ कॉपी नहीं करते हैं चीज़ों को, बट बिल्ड अ न्यू, एक नया पृथ्वी बनाते हैं, बेटर वर्ल्ड टू टीच एंड डिलाइट द रीडर। ठीक है, वो टीच भी करेंगे और डिलाइट भी करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा, टीच एंड डिलाइट। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू सिडनी वाई इज पोएट्री मोर इफेक्टिव दैन फिलोसॉफी इन टीचिंग वर्च्यू। तो अकॉर्डिंग टू सिडनी, सिडनी के अनुसार वाई इज पोएट्री मोर इफेक्टिव, कवि का कविता ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है फिलोसोफर के टीचिंग से भी, वो लोग जो वर्चुअस टीचिंग पढ़ाते हैं उससे भी ज़्यादा
वर्चुअस होता है जो कवि पढ़ाते हैं। क्यों? ऑप्शंस क्या है आपके पास? ऑप्शन ए है फिलोसोफर्स डू नॉट यूज मेटाफर, इसलिए नहीं हो सकता। पोएट्री इज बेस्ड ऑन डिवाइन रेवलेशन, डिवाइन रेवलेशन। ऑप्शन सी है फिलोसॉफी इज इनहेरेंटली इमॉर्टल। ऑप्शन डी है फिलोसॉफी इज टू एब्स्ट्रैक्ट एंड थॉर्नी फॉर द कॉमन माइंड। तो सही ऑप्शन असल में यही है, फिलोसॉफी इज टू एब्स्ट्रैक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा, फिलोसॉफी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होता है, एंड थॉर्नी, कांटेदार होता है कॉमन माइंड के लिए, साधारण लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल का होता है इसे समझना। ठीक है, तो यहाँ पे सिडनी क्या कह रहे हैं, इस चीज़ को कैसे डिफेंस कर रहे हैं? सिडनी आर्ग्यूज दैट द फिलोसोफर जो टीचिंग होता है, फिलोसॉफी का जो टीचिंग होता है, जो जिसमें वो लोग उपदेश देते हैं, विच इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, वाइल द पोएट्स टीचिंग इज कनेक्टिंग विथ सम एग्जाम्पल्स, जिससे आसानी से लोग समझ पाते हैं। जो फिलोसोफर्स होते हैं वो बहुत ही गहराई में चीज़ों को समझाते तो हैं, बट वो आसानी से हमें समझ नहीं आता। मगर जो कविता में हमें कवियों द्वारा समझाया जा रहा है वो क्या है ना, आसानी से, जो वही जो है कि टीच एंड डिलाइट वाला मामला है, टीच भी कर रहा है विद डिलाइट। तो जैसे क्लासरूम में भी अगर कोई टीचर बहुत ही मज़े से पढ़ाता हो तो हमें समझ में आता है। जैसे अगर हम एक कॉमन टर्म में पकड़ते हैं कि खान सर का जो टीचिंग है वो हमें अच्छा क्यों लगता है, जनरली हम लोग जो देखते हैं सुनते हैं, तो ये इसीलिए क्योंकि वो बड़े ही एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ों को पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं, मैं सिर्फ खान सर को ही नहीं कहना चाहूँगा, बाकी बहुत सारे टीचर हैं, आपके कॉलेजेस में हो सकते हैं, आपके स्कूल में आपने पढ़ा होगा, तो बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं जो लोग बहुत ही मज़े से पढ़ाते हैं। और वर्चू का मतलब ना यहाँ पे केवल कोई सिर्फ गुड चीज़ को, अच्छे चीज़ को कहना ही नहीं होता है, वो मोरल एक्सीलेंस की तरफ जा रहा है। वर्चू साधारण वर्ड नहीं है, ये मोरल एक्सीलेंस की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, इन हिज डिफेंस सिडनी एड्रेसेस 4 स्पेसिफिक चार्जेस अगेंस्ट पोएट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज चार्जेस। तो यहाँ पे आपको चार्जेस दिखेंगे जो कवियों के अगेंस्ट बोला गया था। तो यहाँ पे एक है, कौन सा नहीं है, तो हमें ढूंढना है नॉट वाला, कौन सा जो नहीं है। ऑप्शन ए, पोएट्री इज नर्स ऑफ अब्यूज। ऑप्शन बी, प्लेटो बैनिश्ड पोएट्स फ्रॉम हिज रिपब्लिक। ऑप्शन सी, पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज। पोएट्री इज टू एक्सपेंसिव फॉर द स्टेट टू सपोर्ट। तो सही आंसर है ये लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब चार्जेस के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, पोएट्री इज़ द नर्स ऑफ अब्यूज़, ये चार्ज लगा था कवियों पर। उसके बाद प्लेटो ने रिपब्लिक से बैनिश करने का बात कहा था, ये भी सही है। पोएट्री इज़ मदर ऑफ लाई, ये बात भी सही है। ये सब जो अगेंस्ट थे पोएट्स के, उनके धारणा के अंतर्गत ये सब सही है। तो एक कौन सा गलत है? ऐसा कुछ भी कवियों के खिलाफ नहीं कहा गया कि इसलिए कवियों को निकाल देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, स्टेट उसका खर्चा नहीं उठा सकता, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एक और इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोला तो गया ना कि 4 स्पेसिफिक चार्जेस है, तो यहाँ पे तो हमको 3 दिख रहे हैं कि एक तो है कि नर्स ऑफ अब्यूज़ बोला जा रहा है, उसके बाद प्लेटो बैनिश करते रहे पोएट्स को, उसके बाद मदर ऑफ लाइज बोला जा रहा है। तो एक कौन सा बच रहा है? एक है इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये कहा गया था एक और। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स को याद रखना कि कौन कौन से पॉइंट्स कहे गए थे। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, मदर ऑफ लाइज, नर्स ऑफ अब्यूज, प्लेटो बैनिश्ड पोइट्स, ठीक है, फ्रॉम हिज रिपब्लिक। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि ये 4 चार्जेस कवियों के ऊपर लगाए जाते हैं और ये वाला ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरा पढ़ाना। हाउ डज सिडनी रिफ्यूट द चार्ज दैट पोएट आर लाइज। उन्होंने कैसे बचाव किया, क्या अपना कथन सामने रखा जिससे अपने को डिफेंस किया उन्होंने। तो ऑप्शन है आपके पास, पोएट ओनली राइट अबाउट व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, ऐसा नहीं है।
History is actually more depictive than poetry. Option C, all poetry is divinely inspired and thus true. Option D है the poet nothing affirm and therefore never leads. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, the poet nothing affirms and therefore never leads. लीड्स का मतलब होता है झूठ, मतलब ये लाई का ही पास्ट टेंस है। और एफर्म क्या होता है? एफर्म होता है किसी भी चीज़ को आप जब स्ट्रांगली कहते हैं, ठीक है, जोर दे के कहते हैं, स्ट्रांगली किसी भी चीज़ पे एम्फोसाइज करना, वही चीज़ कहा जाता है। पोएट नथिंग एम्फोसाइज, ऐसा मान सकते हैं, एम्फोसाइज या जोर डालना। एंड देयरफॉर नेवर लीड, वो किसी भी चीज़ को जोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, वो लोग जो सच है वही कहते हैं, वो लोग झूठ नहीं बोलते। ऐसा हालांकि है नहीं, बहुत ऐसे कवि है जो बड़ा बड़ा झूठ बोलते हैं, ठीक है। जब जैसे कि स्पेशली जो लोग राज कवि होते थे, वो राजाओं के बारे में झूठी झूठी चीज़ें बना के लिखा करते थे। चलिए, हमें इस पे नहीं जाना है, हमको तो बस नेट क्रैक करना है विथ जीआरएफ। तो जीआरएफ वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये सुविधा होगा, या फिर जो लोग जीआरएफ क्रैक करना चाहते हैं वो लोग मेरे चैनल को फॉलो करें प्लीज़, क्योंकि मैं इस तरह से ही पढ़ाता हूँ चीज़ों को डीपली जाके, और एमसीक्यू पैटर्न में ही आप अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए ये सुविधा होगा, क्योंकि एमसीक्यू में ही आने वाला है सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ड्रामेटिक वर्क डज सिडनी प्रेज फॉर its stately speeches and well surrounding phrases while still criticizing its lack of the unity? तो सिडनी ने कौन से ड्रामा को प्रेज तो किया था, किसके लिए? स्टेटली स्पीचेस के लिए एंड वेल सराउंडिंग फ्रेजेस के लिए, बट क्रिटिसाइज किया था फॉर द लैक ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो यूनिटी के बारे में आपको शायद पता होगा, लैक ऑफ यूनिटी मतलब प्रेज कर रहे हैं। स्टेटली स्पीचेस मतलब बहुत अच्छा स्पीच है, जहाँ पे स्टेटली मतलब जो राजा या गवर्नमेंट या अथॉरिटी से कनेक्टेड हो, मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो साधारण लोग ना करते हो, राजाओं के द्वारा यूज़ किया जाए, एरिस्टोक्रेट लैंग्वेज जिसे कहे, रॉयलिस्ट लैंग्वेज कहे, ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल तो बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। उसके बाद वेल सराउंडिंग फ्रेजेस है, वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से राइम या मीटर को फॉलो भी किया गया होगा, बट उसमें यूनिटी को फॉलो नहीं किया। ये कौन सा प्ले था? ऑप्शंस पे आपके पास क्या है? स्पेनिश ट्रेजेडी, जिसका मैंने यहाँ पे राइटर का नाम भी दे दिया है, थॉमस किड 1587 में लिखा था। डॉक्टर फॉस्टर्स 1592 के आसपास लिखा गया था। किसने लिखा था? क्रिस्टोफर मार्लो ने। टैम्बरलिन द ग्रेट, ये भी क्रिस्टोफर मार्लो का द्वारा लिखा गया था, और ये लगभग 1587 के आसपास लिखा गया, और शायद 88 हो सकता है। अब आते हैं गॉर्बोडॉक। गॉर्बोडॉक को किसने लिखा था? गॉर्बोडॉक के एक राइटर नहीं थे, थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन ने लिखा था। ठीक है, तो थॉमस तो दोनों का ही नाम है, थॉमस सैकविल एंड नॉर्टन, इन दोनों ने मिलकर लिखा था इसको। ठीक है, थॉमस नॉर्टन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका गॉर्बोडॉक ही है। तो गॉर्बोडॉक एक ऐसा प्ले था जिसमें स्टेटली स्पीचेस थे, वेल सराउंडिंग फ्रेजेस थे, बट वो यूनिटी को फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, यूनिटी को फॉलो नहीं कर रहा था, टाइम प्लेस एंड एक्शन वाला जो है वो फॉलो नहीं हो रहा था, अकॉर्डिंग टू कौन? हमारे सर फिलिप सिडनी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि वाई गॉर्बोडॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज ये 1561 में इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस होता है। 1561 मतलब ये वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क माना जाता है, या फिर हम कहें तो अंग्रेज़ी में लिखा गया पहला ड्रामा, ट्रेजेडी ड्रामा है। ठीक है, ये एक सेनेकन ट्रेजेडी है, और ये 5 एक्ट स्ट्रक्चर में लिखा गया था, इसीलिए इसको प्रॉपर भी माना जाता है। 5 एक्ट है इसमें, एक्ट 5 है इसमें, इसलिए भी प्रॉपर माना जा रहा है। और हाँ, यहाँ पे जो सैकविल है, इन्होंने यहाँ पे कितने 4 से लेके 5 तक का एक्ट लिखा था, और नॉर्टन ने यहाँ पे एक्ट 1 से लेके 3 तक लिखा, इन्होंने 4 से लेके 5 तक, यानी उन्होंने 2 लिखा और इन्होंने 3 एक्ट लिखे थे। और इसमें और क्या है? इसका एक और नाम है द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेजेडी ऑफ फोरेक्स एंड पोरेक्स। ठीक है, ये इसका एक और नाम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 भाई हैं, फोरेक्स एंड पोरेक्स। गॉर्बोडॉक उनके पिता है, एक राजा है जिसमें जो अपने बुढ़ापे में चीज़ों को डिवाइड, अपनी संपत्ति यानी किंगडम को डिवाइड कर देते हैं फेरेक्स एंड पोरेक्स के अंदर, और फिर जो छोटा भाई है पोरेक्स,
वो क्या करता है, फॉरेक्स अपने बड़े भाई फॉरेक्स को मार देता है, फेरेक्स को मार देता है। फिर उसकी माँ को गुस्सा आता है कि बड़े बेटे को मार दिया, तो बड़े बेटे को मार दिया तो इसीलिए माँ छोटे बेटे को मार देती है, तो यानी दोनों भाई मर गए। फिर पब्लिक आती है, इन दोनों को मार देते हैं, ठीक है। फिर एनार्की चालू हो जाता है। इन दोनों का इन द सेंस जो रानी थी, विदेना नाम की रानी थी, विदेना को मार दिया जाता है, फिर गोडोक को भी मार दिया जाता है और राजतंत्र खत्म हो जाता है। और इसके ज़रिए जो एलिजाबेथ को पटाने की कोशिश करते हैं, कौन, जो राइटर थे नॉर्टन और सैकविल, बोलना चाहते थे कि आप हमारे देश को अच्छे से चला रहे हैं, इसीलिए हम लोग सुखी हैं, आप अगर चले जाए तो सब खत्म हो जाएगा। ये इस पूरे प्ले का मैंने एक छोटा सा समरी भी आपको सुना दिया, और ये अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर में भी था, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था, ठीक है। ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है। बहुत कुछ मैंने बता दिया इस क्वेश्चन में आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, सिडनीज critic on contemporary English drama centers on the violation of the unities. Which unit did he consider most frequently abused? अब यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिडनी कौन से यूनिटी को वायलेंट करने पे गुस्सा हो रहे हैं, मतलब उन्हें वो नाराज़ है इस चीज़ से। मतलब तुम लोग बाकी चीज़ को तो मान लो, मगर जैसे कि हम लोग जानते हैं यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन होता है, वो किसको वायलेंट करने पे नाराज़ हो रहे हैं, मतलब उन्हें सही नहीं लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए कभी भी। यूनिटी ऑफ लैंग्वेज, या फिर यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, यूनिटी ऑफ कैरेक्टर, यूनिटी ऑफ एक्शन। तो देखिए, सबसे पहले तो ये दोनों खारिज हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन होता है, ये सब तो है ही नहीं। यूनिटी ऑफ लैंग्वेज बोल के ऐसा कोई टर्म हमको मिला नहीं था अभी तक, तो किसी ने दिया नहीं है, दिया भी होगा तो मेरे को पता नहीं। उसके बाद यूनिटी ऑफ कैरेक्टर भी कहीं नहीं है। तो जो भी होगा इन दोनों में से आंसर बनेगा। तो सही आंसर इसका है यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस है, ठीक है। वो कहना चाहते थे कि अगर कोई भी ड्रामा हम बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस ड्रामा में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्ट 1 में कोई बच्चा दिखे और एक्ट 2 में वो बूढ़ा हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ही समय, कुछ ही मिनटों में या कुछ घंटों में ही जीवन नहीं बदल जाता है, मगर एक्शन किया जा सकता है, ये उनका मानना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 में क्या बोला गया है? 10 में बोला जा रहा है, इन द एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री सिडनी कॉल द पोएट द पियरलेस डैश। तो सिडनी अपने वर्क एंड एपोलॉजी फॉर पोएट्री में एक फ्रेज है उनका, सिडनी कॉल द पोएट द पियरलेस डैश। क्या बैठेगा इन चारों में से? क्या? एक क्रिटिक, बी सिंगर, सी हिस्टोरियन, डी फिलोसोफर। तो इसका सही जवाब क्या है? क्या लग रहा है आपको? ये है सिंगर। तो यहाँ पे हम लोग सिंगर लिखेंगे, द पियरलेस सिंगर। पोएट को उन्होंने पियरलेस सिंगर कहा, ठीक है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो मैं एक लाइन पढ़ के आपको सुनाता हूँ, उससे आप समझने की कोशिश कीजिए। द पोएट इज़ पियरलेस बिकॉज ही गिव्स यू द फिलोसोफर्स परफेक्ट मोरल लेसन, दो द हिस्टोरियंस कंसर्न एग्जाम्पल, he give you a perfect picture that anyone can understood। तो वो कहना चाहते हैं कि ये फिलोसोफर और हिस्टोरियन से महान होते हैं। कौन? जो कवि होते हैं। क्योंकि हिस्ट्री वाला तो सिर्फ हिस्ट्री निकाल के आपको दे देगा, और जो फिलोसोफर है वो आपको फिलोसॉफी बताएगा। बट मैंने कहा ना कि जो फिलोसॉफी अकॉर्डिंग टू सिडनी जो है, फिलोसोफर्स जो होते हैं बहुत ही टफ तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जो आम आदमी समझ नहीं पाते हैं। तो वही टीच एंड डिलाइट का मामला फिर से सामने आता है, ठीक है। उन्होंने इसीलिए कहा कि जो अकेला ही काम करने वाला व्यक्ति है वो पियरलेस सिंगर है। मतलब पियर मतलब क्या था? ग्रुप होता है, ठीक है। पियर शब्द का अर्थ होता है जैसे कि ग्रुप को कहा जाता है, तो पियरलेस है वो अकेले ही बहुत काम कर रहा है। वो हिस्टोरियन का भी काम कर रहा है, मतलब वो हिस्टोरियन का भी काम कर रहा है, फिलोसोफर का भी काम कर रहा है, क्रिटिक का भी काम कर रहा है। तो अकेला ही है सिंगर, अकेला सिंगर गाना गा रहा है, और पूरा एकदम तड़कता भड़कता ऐसा कुछ गाना गा रहा है जिससे लोग मज़े ले रहे हैं और समझ भी रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा गया? व्हाट इज सिडनीज व्यू ऑन मॉन्ग्रल ट्रैजिक कॉमेडी। ये एक फ्रेज है जो उनके किताब में मिलता है। ये उनका व्यू क्या है इस चीज़ को लेके, यही पूछा गया है।
he ignores it to focus on lyric poetry. Option B, he praises it as the most realistic form. He condemns it for mixing king and clowns. He viewed it as a necessary evolution of the English stage. तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? मॉन्ग्रल ट्रेजिक कॉमेडी, मतलब अब ये शब्द क्या है? मॉन्ग्रल शब्द का अर्थ क्या है? मॉन्ग्रल शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को मिक्स करना, जिसको हम लोग सीधे तौर पे, जैसे अगर हम मान लें कि किसी भी डॉग का मिक्स ब्रीड बनाया जाए, फिर एक नए टाइप का डॉग पृथ्वी पे आए, तो वो एक हाइब्रिड डॉग कहलाएगा, उसका अलग कोई नाम पड़ जाएगा। तो उसी प्रकार की वो इसे एक्चुअली ना पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि ट्रेजेडी सेपरेट हो, कॉमेडी सेपरेट हो। वो ट्रेजिक कॉमेडी को पसंद नहीं करते थे, मगर ऐसा तो इसका चलन प्रारंभ हो चुका था उस टाइम तक, तो वो उसे पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ही कंडेम्स इट फॉर मिक्सिंग किंग एंड क्लाउन्स, ये उनका कहना था। ठीक है, ही एडवोकेट फॉर स्ट्रिक्ट डेकोरम and find the mixing of high tragedy with low comedy to be inappropriate। ठीक है, ये उनका कहना था। एक लाइन मैंने उठा के आपको सुनाया। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? 12 में पूछा जा रहा है, सिडनी आर्ग्यू दैट द पावर ऑफ पोइट्री लाइज इन इट्स एबिलिटी टू मूव। पावर ऑफ पोइट्री जो है वो उसके कौन से एबिलिटी में? मूव करने वाले एबिलिटी में है, वो मूव करवा देता है। व्हाट डज मूविंग मीन कर रहा है यहाँ पे? तो मूविंग है क्या? ठीक है, ऑप्शन सभी दिख नहीं रहे हैं, चलिए आ गया, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा ऊपर और बढ़ा देता हूँ। टू इवोक सैडनेस एंड पिटी थ्रू कैथारसिस, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है टू मूव द ऑडियंस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ऑप्शन सी टू steer the soul towards virtuous action। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है टू incite political rebellion। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू stir the soul towards virtuous action। ठीक है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि वर्चुअस एक्शन की बात की जा रही है। वर्चुअस एक्शन उनके वर्क में बार बार मिलेगा, एनापोलॉजी पोइट्री में क्या वो कहते रहते हैं। तो ये वर्चुअस एक्शन है क्या एक्चुअली? ठीक है, कि लोगों को अंदर से हिला दे, अंदर से मतलब आप जैसे कि घोल के रखते, ऐसा वाला जो फैक्ट है वो कहा गया है। तो अगर हम कहें कि एक वेल नोन प्लस वेल डूइंग, उसको वो मान रहे हैं कि आप लोग जो पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे पोइट्री को, पढ़ने के बाद आपके अंदर नॉलेज तो आएगा ही, साथ ही साथ उसमें जो आपको सिखाया गया है वो आप उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, जिसको वो इथॉस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ अ मैन्स सेल्फ, एक इंसान का खुद का नॉलेज, विच लीड टू वर्चुअस एक्शन। ठीक है, ये कहा था उन्होंने कि वेल नॉलेज प्लस वेल डूइंग को एक साथ मिलाना, नॉलेज भी रहेगा और आप कर्म भी अच्छा करेंगे। सिर्फ नॉलेज रहने से ही नहीं होता है, उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है यहाँ पे? विच रोमन पोएट ऑथोरिटी डज सिडनी फ्रीक्वेंटली साइट टू सपोर्ट द आइडिया दैट पोएट आर डिवाइनली इंस्पायर्ड। तो वो कौन से कवि को या फिर कौन से रोमन पोएट को साइट करते हैं, माने साथ ही साथ सपोर्ट भी करते हैं, और उनका ये आइडिया था कि जो कवि होते हैं वो डिवाइनली इंस्पायर होते हैं, दिव्य इंस्पिरेशन मिलता है उनको। ऑप्शन है आपके पास ए ओविड, बी जुवेनियल, सी वर्जिल, डी होरेस। तो सही आंसर है होरेस। होरेस एक रोमन पोएट थे, आपको पता होगा 65 बीसी के आसपास का उनका लाइफ स्पैन हमको दिखता है, BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। वो हेविली इंस्पायर्ड थे आर्ट्स पोएटिका, उनका जो वर्क था उससे, जिसको अंग्रेज़ी में द आर्ट ऑफ पोएट्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्या वर्क का नाम है? आर्ट्स पोएटिका, ये उनके वर्क का नाम है। इंग्लिश में द आर्ट ऑफ पोएट्री भी कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और अब आते हैं यहाँ पे और कौन कौन, जैसे यहाँ ओविड है, ओविड भी एक रोमन है। यहाँ पे सबके सब रोमन राइटर्स या पोएट हैं। ठीक है, तो ओविड ने क्या लिखा था? मेटामॉर्फोसिस या फिर
द आर्ट ऑफ लव, जिसको आर्स एमोरिया ऐसा कुछ कहा जाता है। उसके बाद एमोरेस नाम का एक वर्क था, वो भी ओविड का ही लिखा हुआ था। सबसे फेमस तो मेटामॉर्फोसिस है, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप पढ़िए अच्छा लगेगा। उसके बाद आते हैं जुवेनियल, ये भी रोमन पोएट है। उन्होंने सटायर लिखा था बहुत सारा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सटारिकल पोएम उनका था, मतलब ये स्पेशल है फॉर द सटायर्स, एक वर्क है ये उनका, ठीक है, जिसमें जो कलेक्शन ऑफ सटारिकल पोएम्स हैं। उसके बाद है वर्जिल तो बहुत ही फेमस है, उन्होंने एपिक भी लिखा है, ठीक है, ये भी रोमन पोएट है। एंडीज नाम का, द एंडीज, यहाँ पे मैं लिखता द एनीड, एंडीज में बोल रहा हूँ, एनीड एक एपिक है, ठीक है, ये एक एपिक है, उन्होंने लिखा था। उसके बाद जॉर्जिक बोल के एक था, एक लॉक्स ऐसा भी शायद कुछ था, ठीक है। तो जो भी हो, तो उन्होंने यहाँ पे होरेस को ऐसा माना था कि वो डिवाइन इंस्पिरेशन वाला बात जो है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो हम लोग तकरीबन 15वें क्वेश्चन में आने ही वाले हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिडनी यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ साइरस टू शो दैट द पोएट, तो उन्होंने साइरस का एग्जाम्पल लिया था, साइरस, ठीक है, साइरस का एग्जाम्पल लिया ताकि वो शो कर पाए कवियों को, क्या शो कर पाए, टू प्रूव दैट हिस्ट्री एंड पोएट्री आर आइडेंटिकल। ऑप्शन बी, क्रिएट अ मोर परफेक्ट वर्जन ऑफ अ पर्सन देन हिस्ट्री कैन। ऑप्शन सी, demonstrates the downfall of pride. Option D, was a great poet as well as a king। ठीक है, तो ये बात तो एकदम गलत है, वो कोई ग्रेट पोएट थे ही नहीं साइरस, ठीक है, तो ये तो पूरा खारिज हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो क्रिएट अ मोर परफेक्ट वर्जन ऑफ अ पर्सन देन हिस्ट्री कैन, मतलब यहाँ पे एक्चुअली बात है ना कि जो जेनोफोन नामक एक कवि हुआ करते थे, जेनोफोन, ठीक है, इन्होंने, ये एक फिलोसोफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, एक मिलिट्री लीडर भी थे, ये ग्रीस से बिलोंग करते, ध्यान में रखिएगा, ये एक ग्रीक पोएट या फिलोसोफर इनको माना जाता था। ये एक राजा पे, मतलब अपने राजा जिनका नाम था साइरस, ये जो नाम यहाँ पे है साइरस, इस राजा पे उन्होंने कविता लिखी थी, और जिस कविता में उन्होंने उनको महान दिखाया, ठीक है, वो बहुत महान करके देखा। जैसे जो मैंने इस वीडियो में भी कहा है कि जो कुछ कवि होते हैं वो लोग अपने राजाओं के लिए लिखा करते थे, ठीक है, रानियों के लिए लिखा करते थे, और ऑब्वियस है कि वो उन्हें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ही लिखेंगे, ज़्यादा बिल्डअप करके लिखेंगे। तो यहाँ भी ऐसा ही था। तो ये साइरस कौन था? ये एक ग्रेट वॉरियर प्लस एक किंग हुआ करते थे, जो एक बड़ा एम्पायर का उन्होंने गठन किया था, जिसका नाम है अखेमेनिड। अखेमेनिड एम्पायर, जो 550 से लेकर 330 BCE तक चला उनका ये साम्राज्य। और ये फर्स्ट पर्शियन एम्पायर थे, जो लार्जेस्ट, मतलब बहुत बड़े जगह को उन्होंने शासन किया था, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जिसको बल्कन स्टेट्स कहा जाता था, या फिर बल्कन एम्पायर कहा भी जाता था, जो बल्कन से लेके इजिप्ट से लेके इंडस वैली तक आ चुके थे, यानी साथ ही साथ इटली और ग्रीस, टर्की, इन सब जगहों पे भी उनका शासन हुआ करता था, मतलब बहुत बड़े सम्राट थे, ठीक है। अभी आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 15, यानी आखिरी क्वेश्चन पे। इन व्हाट ईयर वाज एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री फर्स्ट पब्लिश पॉस्ट्यूमसली। तो इसी से हमको पता चल रहा है कि ये जो वर्क है उनके मृत्यु के बाद छापा गया, पॉस्ट्यूमसली लिखा हुआ है, यानी मृत्यु के बाद पब्लिश हुआ है। तो इस वर्ड को अच्छे से समझिए कि पोस्ट ह्यूमसली, पोस्ट शब्द का मतलब क्या होता है, और ह्यूमस जिसमें रहता है यानी उसमें प्राण है, ये पोस्ट है, मतलब ह्यूमस के बाद का, ठीक है। ऐसे भी तोड़ के आप समझ सकते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए है, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है, जिनको पता है अच्छी बात है। तो ऑप्शन क्या है आपके पास? 1611, 1595, 1564, 1580। 1564 किस लिए स्पेशल है बता पाइएगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1595।
हालांकि उन्होंने इसको लिखा था 1580 में, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि एपोलॉजी फॉर पोइट्री जो है उनको लिखा था उन्होंने 1580 में, बट पब्लिश हुआ 17 अक्टूबर। चलिए डेट भी बता देता हूँ, 17 अक्टूबर को ये वर्क पब्लिश हुआ था उनके मृत्यु के बाद। तो चलिए इसी के साथ हमने अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बढ़िया डिटेलिंग मैंने देने की कोशिश की, पता नहीं आपको कैसा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो हम और भी ज़्यादा, इससे क्या होगा ना, हम इंस्पायर हो जाएंगे और भी वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि एग्ज़ाम आ चुका है, आप एग्ज़ाम आने ही वाला है, तकरीबन 60 दिन बाकी हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया है यूजीसी नेट का वो लोग कर लीजिए। डिजी लॉकर ओपन कीजिए और वहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए। नया तरीका आया है, अभी डिजी लॉकर भी लगाना पड़ेगा, साथ में डिजिटल इंडिया चल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक लाइक और एक बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए बस।